नदीम रजा का सलाम। बात है इजराइल और सऊदी अरब ताल्लुकात की। इजराइल के वजीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ यानी इतवार को एक खुफिया गैर एलानिया दौरा किया है सऊदी अरब का। और इस विजिट में उनके साथ अमरीकी वजीर खारजा भी वहाँ मौजूद थे। तो ये आज शायद सुर्खियों में आया और सबसे पहले इस खबर को ब्रेक भी इजराइल ही के अखबारात और टीवी चैनल्स ने ही किया। देन उसके बाद इन दुनिया भर के मीडिया ने इसके ऊपर बातचीत की है। तो इजराइल के वजीर आजम का ये पहला दौरा है जो हाईलाइट हुआ है मीडिया में। उनके साथ जो उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद उसके भी चीफ साथ थे। कहा यही जाता है कि मोसाद के सरबरा का अहम किरदार रहा है ये सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात इस्तवार करने में। और यूएई का और बहरीन और सूडान ने जो इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए हैं उसके पीछे जो किरदार रहा है मोसाद के वो सरबराह का किरदार रहा है। उन्होंने इन तमाम ममालिक से मुज़ाकरात किए उसके बाद ये सारे मामलात हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा मैं एक दो चंद रोज पहले भी मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें अरब ममालिक और इसराइल के ताल्लुकात। उसके बाद यूएई ने जिस तरह से पाकिस्तान, ईरान, टर्की, इराक, लीबिया इन ममालिक के जो 12 ममालिक के वीज़ा सर्विस उन पर बंद कर दिए विजिट वीज़ा का। कोविड-19 का बहाना करके आर्जी तौर पे कहा गया कि कोविड-19 की वजह से। तो उसमें यही डिस्कस किया था मैंने कि अगर कोविड-19 ही था तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमवात और लोग मुतासिर हो रहे हैं वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, जो इन मुज़ाकरात के पीछे है, जो अरब और इसराइल ताल्लुकात को बेहतर बनाने में उसका किरदार रहा है। सबसे ज़्यादा तो अमवात वहाँ हुई हैं। और दूसरे नंबर पर आता है भारत। वहां पे ये भी यूरोप पूरा भरा हुआ जहाँ पे लॉकडाउन कर्फ्यू की नौबत आ गई है। पाकिस्तान, ईरान और टर्की में इस तरह के हालात नहीं है, लेकिन हाँ ये मुसलमान ममालिक में इनका असर व रसूख है। उसकी बुनियाद पे कहा जा सकता है कि उन पे पाबंदी लगाएगी क्योंकि इसराइल के विजिट्स वहाँ पे बड़े फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं। तो इसीलिए वो नहीं चाहते किसी किस्म की भी वहाँ उन्हें मज़ामत का सामना करना पड़े। ये पाबंदी लगाई। भारत दोबारा आते हैं ये इसराइल और सऊदी अरब के मुज़ाकरात तो जो बड़े पुरफ़ज़ा मुकाम पर हुए हैं। ये अपना शुमाल मगरबी सूबे वहाँ पर न्यूम एक सिटी है जिसे प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा। 2017 से उसकी तामीर नौ शुरू की गई है। ये रेड सी के किनारे पर है और ये जॉर्डन और इजिप्ट की सरहद के साथ वाक़ है। और इस पुरफ़ज़ा मुकाम पर मुज़ाकरात हुए हैं। यहाँ ये अपना सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनकी जो खुफिया एजेंसी है उसके सरबराह यहाँ पे मुज़ाकरात किए हैं। गो के इसकी ना तस्दीक की गई है और ना ही तरदीद की गई है। जिस शिद्दत से खबरें उठ रही हैं तो इसे किसी तरह से भी इस पे बातचीत इजराइल की जानिब से नहीं की जा रही और ना ही सऊदी अरब की जानिब से। बहरहाल तो ये चंद घंटे मुज़ाकरात रही है और पॉम्पियो ने भी 3 घंटे यहाँ गुजारे हैं। उसके बाद चले गए क्योंकि 3 रोज़ा वो इजरायली दौरे पर थे। वहाँ से फिर ये सारे मामला तय पाए, फिर यहाँ पे संडे को मुज़ाकरात हुए और उसके बाद अब यही हो रहा है कि ये बर्फ पिघल रही है। गो के पहले भी यही बातें सामने आ रही थी कि यूनाइटेड यानी मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन ने जो मुज़ाकरात इजराइल के साथ किए उनके साथ सिफारती ताल्लुकात बाहर के, उसके पीछे भी यही कहा जा रहा था कि सऊदी अरब का किरदार रहा है। वो अमरीकी इंतखाबात का इंतज़ार कर रहे थे कि उसके जो नताइज आते हैं उसकी बुनियाद पर वो ऐलान करेंगे और इस दौरान वो सऊदी अरब में राह हमवार करते जा रहे थे कि अगर हम फौरी तौर पे करेंगे तो रिएक्शन ना आए। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने पहले से ही बाज़गाह शुरू कर दी थी कि उनके जो अपना वज़ीर है उन्होंने बंदर बिन सलमान उन्होंने बातचीत की, एक इंटरव्यू भी दिया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ऊपर वो गुस्सा हुए कि इतना अरसा हो गया अमन मुआहिदा नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें थी हमवार की जा रही थी। तो अचानक फिर ये सारी ये सरफेस पे ये चीज़ें आ गई हैं कि मुज़ाकरात तो हो गए हैं और अब जल्द ऐलान मुतवक्का है। अच्छा एक मैं थोड़ा-सा यहाँ रोक के अब बात करूँगा पाकिस्तान की। जैसे ही मुज़ाकरात हुए तो पाकिस्तान में भी जो हमारे एंकर्स हैं, बिल्कुल चंद एंकर्स हैं,
انہوں نے اس پہ آواز اٹھانی شروع کر دی. اس میں سر فہرست کامران خان ہے، پھر مبشر لقمان ہے. مبشر لقمان نے تو وہ اسرائیل کے ٹی وی کے انٹرویو بھی دیا ہے اور بڑی باتیں کی ہیں. اسی طرح سے کامران خان نے بھی کہا ہے کہ بالکل ان کی بات یہ جائز ہے، کسی سفارتکاری کے اندر کوئی بھی ملک ان کا سدا دوست نہیں ہوتا، کوئی بھی ملک دشمن نہیں رہتا. اس میں اپنے عوام اور اپنے ملک کا مفاد کو مقدم رکھا جاتا ہے، بالکل یہ بات ہے. لیکن کچھ باتیں اصولوں کی بنیاد پر بھی طے کی جاتی ہیں کہ 70 سال ہو گئے، 48 سے تعلقات پاکستان کے نہیں ہیں، کیونکہ فلسطین کے جو سرزمین کے اوپر جو قبضہ کیا، فلسطینیوں پہ جو ظلم و ستم روا رکھے گئے سارے اس کی بنیاد پر، تو یہی تھا کہ اس وقت تک تعلقات نہیں ہو سکتے کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے. بالکل اسی طرح پاکستان کا جو انسٹانس یہ رہا ہے اس کے اوپر اسرائیل کو نہ تسلیم کرنے کا، وہ یہی ہے کہ کشمیر کے ساتھ بھی بھارت اسی طرح سے کر رہا ہے جیسا اسرائیل نے فلسطین کی سرزمین کے ساتھ کیا ہے. اگر پاکستان فلسطین کے اوپر اسرائیل کا اسٹانس تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کشمیر کے اوپر انڈیا کا اسٹانس ہم قبول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ٹھیک ہے. گو کہ اس دوران فلسطین میں بھی اور کشمیر میں بھی لاکھوں زندگیاں قربان ہو چکی ہیں آزادی کی تحریک کے اوپر، اور پھر اب پاکستان کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر سودے بازی کر کے ان سے تعلقات اسرائیل سے استوار کر لے. ہمارے وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں. لیکن وزیر اعظم عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ پاکستان اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا سکتے. میں یہاں پہ پھر آپ کو روکوں گا اور 5 اگست 2019 کو لے کے جاؤں گا، جب بھارت نے کشمیر کے اوپر غیر قانونی جو قبضہ کیا، جو آئینی حقوق انہیں حاصل تھے خصوصی، اس کو سلب کیا، اس کو ختم کیا. اس کے بعد اگلے اسی روز متحدہ عرب امارات کے جو نئی دلی میں سفیر تھے انہوں نے کہا تھا یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، اس سے کشمیر میں سرمایہ کاری ہوگی، امن و امان ہوگا. تو وہ چیز دیکھیں کہاں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی صورتحال، اور پھر اگست میں ہی جا کے 1 سال کے بعد اگست میں جا کے یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات بحال ہوتے ہیں. بحرین کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، پھر سوڈان کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں سارے. تو یہ جو ساری صورتحال خطے میں ایک دم نئی صف بندیاں جو ہو رہی ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، اس میں سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ ایک خوف کو بیچا جا رہا ہے، ایک ایران کے خوف کو لے کے یہاں پہ فروخت کیا جا رہا ہے اور بڑی بھاری مارجن کے ساتھ، یعنی بھاری پروفٹ کے ساتھ بیچا جا رہا ہے. کیونکہ ایران کو اس لیے رکھا کہ جوہری ہتھیار ہیں. اچھا اس جوہری ہتھیار کا استعمال کہاں کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. وہی ایران جس کے اوپر 10 سال جنگ مسلط کی گئی، پھر مزید سینکشنز کے وہ مستقل لگائی جا رہی ہیں، تو اس کو خوف بیچا جا رہا ہے. اور سعودی عرب ایک مختلف مکتب ہے، ایران کا مختلف مکتب ہے. تو ان دونوں کو لڑانے کے لیے ایک دوسرے کو خوف بیچ کے ہتھیار بیچے جا رہے ہیں اور ٹیکنالوجی بیچی جا رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ سعودی عرب کا اسلحہ بکے، امریکہ کا اسلحہ بکے، اسرائیل کا اسلحہ بکے اور ان ممالک کے ٹیکنالوجی فروغ کی جائے. پیسہ کس کا؟ مسلمان کا. وہ الگ بات ہے کہ سعودی عرب کا مسئلہ کچھ ہے، ایران کا مسئلہ کچھ ہے، لیکن دونوں مسلمان ممالک ہیں. اچھا میں ایک اور چیز کلیئر کر دوں، یہ بڑے ہمارے لوگوں میں ایک عام پرسپشن ہے کہ ایران شیعہ ہے اور سعودی عرب جو ہے وہابی مسلک سے تعلق رکھتا ہے. وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ مسلک کی لڑائی نہیں ہے، یہ ذہنوں سے نکال دینی چاہیے. یہ خطے میں بالادستی کی لڑائی ہے، کیونکہ دونوں چاہتے ہیں ہر طرح سے اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ پار گین کی جائے. کیونکہ ایران یو اے ای کے ساتھ بیٹھا ہوا، ایران اور ایران کا یو اے ای کے ساتھ جزیروں پہ مسئلہ چل رہا ہے، جو یو اے ای کہتا ہے کہ ایران نے قبضہ کیا ہوا ہے. اسی طرح سے یمن وار جو چل رہی ہے، وہاں پہ ایران اور سعودی عرب بالکل آمنے سامنے ہیں. جو سعودی عرب کی قیادت میں جسے کہا جاتا ہے اسلامی ممالک کا جنگی عسکری اتحاد ہے، جو یمن میں لڑ رہا ہے. یمن میں کس کے خلاف لڑ رہا ہے؟ یمن کے جو حوثی باغی ہیں ان کے خلاف لڑ رہا ہے. اچھا حوثی باغیوں کا بھی مسلک شیعہ مسلک نہیں ہے، وہ بھی اہل سنت سے ہیں.
تو वहां पे उनके साथ खड़ा हुआ है ईरान। अब ये देखें, ये डायरेक्ट प्रॉक्सी वार देखें, इसी तरह से लीबिया में देखें कहां पे जंग है इस वक्त, जहां जहां जंग हो रही है, वो अफगानिस्तान हो, वो सीरिया हो, लीबिया हो, या आपका इराक हो, या यमन हो, सब जगह मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। और हथियार किसका इस्तेमाल हो रहा है? सारा हथियार मगरिब का हथियार हो रहा है। पैसा मुसलमानों का, इंसानी जानें मुसलमानों की जाया हो रही हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसमें ये सारा इसको खौफ बेच के मुसलमानों को दस्त गिरबां किया जा रहा, उनको लड़ाया जा रहा है इस बुनियाद पे कि अगर मुसलमान यकसू हो गए तो फिर इजराइल एक छोटा सा मुल्क का जो एक हकीकत बन के इस तरह से लोगों के अजहान पे सवार हो चुका है कि अरब ममालिक अगर हम देखें तो सबसे पहले इजिप्ट और जॉर्डन यानी कि मिस्र और उर्दन ने तस्लीम किया था, उनकी हैसियत क्या है, वो कहाँ हैं? अब वही अमल सालों के बाद यूएई के जरिए करवाया गया, बहरीन से करवाया गया, सूडान पे दबाव डाला गया, उन पे करवाया गया। अभी जो 12 ममालिक पे दबाव डाला गया वो नहीं मान रहे थे, उनको फिर यूएई ने वीजा बैन कर दिया गया है। तो फिर अब सऊदी अरब से जिस तरह से वहां से दबाव डाला जा रहा है सारा पाकिस्तान के ऊपर, तो ये सारी सूरत हाल है। आने वाले दिनों में मजीद हलचल होगी और पाकिस्तान में भी उसी शिद्दत के साथ ये आवाज उठाई जानी शुरू की जा चुकी है, कुछ एंकर्स के जरिए और कुछ हम ख्याल सियासतदान हैं उनके जरिए आवाजों को उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान भी अपने मफाद में इसराइल के साथ ताल्लुकात इसवार करे, क्योंकि बराह रास्त पाकिस्तान की कोई दुश्मनी इसराइल से नहीं है। लेकिन बस आखिर में आप भी सोचें कि ये आगे होने क्या जा रहा है, इसका फायदा क्या होगा, क्या मईशत के ऊपर, उसूलों पर कंप्रोमाइज किया जा सकता है? तो ये सारी चीजें हैं, इसको देखना होगा। अपने जो उसूल है उस पर समझौता मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने मुल्क के वसीतर मफाद में पॉलिसियां बनानी चाहिए, लेकिन हमें पहले एक फैसला ये करना होगा पाकिस्तान को बिलखुसूस, हम जाना क्या कहाँ चाहते हैं, हमारी मंजिल है क्या? क्योंकि इत्तेहाद बनते हैं, टूटते हैं, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, वक्त क्या चल रहा है उसके हिसाब से फैसले करने पड़ते हैं। हमें भी जो दुनिया की जो नई बंदियां हो रही हैं, बड़े बड़े चीन की क़यादत में 15 रुकनी इत्तेहाद बनाए, फिर जैसे ट्रंप ने ईरान के साथ जो जौहरी जो डील हुई थी वो खत्म की, अब जो बाइडेन आ रहे हैं तो पॉलिसी तब्दील होगी। हमें ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसले करने होंगे, अपने मुल्क के, अपने अवाम के मफाद में फैसला करना होगा। और हमें, हाँ, ये बात जरूर मैं कहूंगा कि जो उम्मत के चक्कर में जो पाकिस्तान पड़ा हुआ था उस पर भी हमें जरूर सोच विचार से काम लेना होगा कि उसका हुआ क्या, वो कहाँ गया। हम हर किसी के साथ खड़े होते थे हमेशा, अभी भी हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है? बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।